नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। आप सबको स्टॉक बॉक्स की टीम की तरफ से और मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स जो आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स, आपके इनकम, खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफ़ेक्ट करते हैं, जो डेली चीज़ें हो रही हैं। तो सिर्फ़ वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी अगर आप जितने भी आप न्यूज़पेपर्स अभी उठा लोगे, आप देखोगे कि सब में बहुत ज़्यादा फ़ोरकास्ट हैं, बहुत ज़्यादा एस्टिमेट्स हैं 2025 को लेकर के। तो हमने काइंड ऑफ अवॉइड किया है अभी इतने ज़्यादा फ़ोरकास्ट में जाना, गोल्ड बाय कर लो, बेसिकली वो आर्टिकल्स इस तरीके से हैं कि गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, इसके रेट बढ़ने वाले हैं, उसके रेट बढ़ने वाले हैं, बट आई थिंक दिस इज़ टू मच। तो कुछ अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पिक करते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे एंड वी विल गो अहेड विथ जो आर्टिकल्स जो इकोनॉमी के बारे में है या कंपनीज के बारे में स्पेसिफिकली किसी सेक्टर के बारे में जो अभी चीजें हो रही हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेता हूं मैं, ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है आज। बजाज ऑटो ने ओवरटेक किया है ओला को दिसंबर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स में। एंड मैं बताऊं, ओला की मोनोपोली चल रही थी काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे एक टाइम पे। इसके बाद बजाज टीवीएस ने एंट्री ली एंड अब बजाज ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। बजाज इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, ये मानना पड़ेगा। टू व्हीलर मार्केट में इनका अगर आप सेल्स देखोगे दिसंबर में, तो जो लीडर था ओला इलेक्ट्रिक का रीन मंथली रैंकिंग में, वो अब इससे पीछे छूट चुका है। वाहन डेटा के अकॉर्डिंग जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, उन्होंने 18,035 यूनिट्स बेचे हैं दिसंबर में, जहां 73% इंक्रीज आया है और मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया इन्होंने 25% का। और अगर आप देखेंगे नवंबर में इनका मार्केट शेयर कितना था, 22% का। तो भविष्य अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक ये तीसरे प्लेस पर आ गई है। कंपनी ने 13,570 यूनिट्स के आसपास बेचा दिसंबर में, जहां 55% डिक्लाइन है। 30,470 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे 2023 में, सेम मंथ में। तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो आ चुका है जस्ट 19%, जो पहले 40% था। एंड दिस वाज बाउंड टू हैपन। और आगे बजाज का भी श्रिंक होगा हमें लगता है, और इसका भी श्रिंक होगा, बट इतनी जल्दी ओला पीछे छूट जाएगा बजाज से, ऐसा लगा नहीं था हमें। टोटल अगर आप ईटीडब्ल्यू सेल्स देखेंगे दिसंबर में, तो ये ड्रॉप अगर हो चुका है 72,090 यूनिट्स कंपेयर्ड विथ 1,39,449 यूनिट्स इन अक्टूबर एंड 1,19,000 समथिंग इन नवंबर। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं डीलर, बट लेकिन इसके बावजूद हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर ने करीब 17,000 यूनिट्स बेचे हैं आई क्यूब ई स्कूटर्स के। तो टीवीएस ने भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, 37% का ग्रोथ है इनका भी, एंड 24% इन्होंने मार्केट शेयर भी कैप्चर किया है। तो सेकंड स्पॉट टीवीएस ने ले लिया है। तो ओला जब पीछे गया तो सीधा फिर आप देख रहे हैं कि थर्ड स्पॉट पे ही गया डायरेक्ट, ना कि ऐसा कि आप पहले सेकंड पे आओ और फिर थर्ड पे जाओ। तो ओला के पास एक टाइम पे अप्रैल तक 51% मार्केट शेयर था, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट्स, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, इनएडिक्वेट आफ्टर सेल सर्विसेज। ओलाज़ की सेल्स जो हैं वो अब 29,252 यूनिट्स हो चुके हैं नवंबर में। तो आप ये बार ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे। बजाज ऑटो यहाँ पे 25% ये मार्केट शेयर है, 25%, 24%, 19%, 14% एंड ग्रीव्स इलेक्ट्रिक इज़ 4%। तो यहाँ पे ये सारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं एंड मुझे मुझे लगता है कि काफ़ी देखना होगा, काफ़ी ध्यान से लोगों को पिक करना होगा, क्योंकि ओला वगैरह के शेयर्स में भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था एंड काफ़ी लोगों ने बेचा नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो इस वक़्त मेरे ख़्याल से काफ़ी घाटे में भी होंगे। तो एक बिज़नेस का फंडा तो बड़े अच्छे से समझ में आता है कि प्रोडक्ट आप अगर बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, तो स्पेसिफिकली अगर आप नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा बनाना होगा कि वो यूज़र्स को सैटिस्फाई कर रहा है खरीदने के बाद। अगर नहीं करेगा, तो इवेंचुअली इवेंचुअली कोई ना कोई और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, वो कैच अप कर जाएगा। तो ओला को कहीं न कहीं जो आफ्टर सेल सर्विस थी, वहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। आई मीन फर्स्ट जनरेशन एक कंपनी जब ऑटोमोबाइल बनती है, तो इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है स्पेसिफिकली आफ्टर सेल सर्विस सेटअप करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड जो ओला के साथ हो रहा है। कोर सेक्टर ग्रोथ एट 4 मंथ हाई। अच्छा, कोर सेक्टर्स हमारे बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 4 मंथ हाई पर आ चुके हैं। तो डिस्पाइट हाई बेस इफेक्ट है अभी, और फिर भी जो आउटपुट ग्रोथ है ना हमारे 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में, जिसे हम कहते हैं कोर सेक्टर, वो रिकवर करके आ चुका है 4 मंथ हाई ऑफ 4.3% पे। तो
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको पता है कि कोर सेक्टर कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है और 8 में से आपको कितने सेक्टर्स पता है जिन्हें कोर सेक्टर की डेफिनिशन में इंक्लूड किया जाता है? अगस्त में अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था -1.6% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स, पिछले 42 महीनों में। अब ये देखो, ऑलमोस्ट 4 साल की बात हो रही है, अगस्त में पहली बार कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड आरबीआई में भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्शंस हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेकंड हाफ जो है, यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे पिकअप कर सकता है डिमांड, ग्रोथ आ सकती है, जीडीपी जो डेटा है वो 6% के तो ऊपर ही रहने वाला है, ऑफ कोर्स 6.5% के भी ऊपर आ सकता है, एंड बढ़िया आया तो येस, वी विल बी वेरी हैप्पी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि आप सबसे पहले तो ये देखो कि लास्ट ईयर 1 साल में आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। तो आगे जाके 2025 में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगा, तो हमारे कोर सेक्टर्स के लिए और ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कम होगा? जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएँगे, तो एक्सपेंशन के तो इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आना ही होगा। सेक्टोरल ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहा है यहाँ पे, इसका मतलब तो दिस इज़ वेरी ग्रेट फॉर अस। आते हैं अगले न्यूज़ पे, बैंकिंग स्टेबिलिटी के बारे में। अच्छा, बैंकिंग स्टेबिलिटी के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आप देखोगे कि कल के ही आर्टिकल में और परसों के आर्टिकल में भी हम डिस्कस कर रहे हैं एनबीएफसीज़ के बारे में। इनकी लोन ग्रोथ, अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ एक्चुअली कम हुई है पहले से। आरबीआई ने भी थोड़ा, मैं कहूँगा यहाँ पे टाइटनिंग किया है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत। बट स्टिल यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंकिंग स्टेबिलिटी, तो रिस्क सिर्फ हमारा ये नहीं है कि हमारे यहाँ लोन डिफ़ॉल्ट्स हो जाएँगे। रिस्क ग्लोबल इकोनॉमी से है, राइटर का ये कहना है। इवेंटफुल रहा है 2024, एंड जो बायएनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, आरबीआई की एफएसआर रिपोर्ट आती है। इसे पब्लिश किया गया इस हफ्ते, और ये रिपोर्ट जो है ना ओवरव्यू बताती है इंडिया के करंट फाइनेंशियल सिस्टम का। इसका नाम क्या है? एफएसआर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है कितना स्टेबल है, क्या रिस्क है, ये सारी चीज़ें रहते हैं, आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो फाइनेंशियल्स में अगर आप ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखेंगे, अच्छा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? बैंक से पैसा आपने ले लिया, आप लौटा नहीं रहे हो, नहीं दे रहे हो पैसे। आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हो बैंकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, सपोर्टेड बाय लोअर स्लिपेज, राइट ऑफ्स एंड क्रेडिट डिमांड, ये डिक्लाइन होके 12 साल के लो पे आ गए हैं। येस, करीब 12 साल के लो पे चल रहे हैं ये, अगर आप देखोगे 2.6% है सिर्फ। ये सितंबर 2024 का डेटा है, एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ये है 0.6% ऑफ द बुक। तो बैलेंस शीट्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ये स्टडली इंप्रूव हो रहे हैं पहले से, एंड दे आर इन अ पोजीशन कि अब वो सपोर्ट करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो एफएसआर ने हाईलाइट किया जीएनपीए बढ़ सकता है मार्जिनली टू 3% अंडर बेसलाइन सिनेरियो बाय मार्च 2026, एंड इसे मॉनिटर करने की जरूरत है। कंसिडरेबल फोकस है रिटेल लेंडिंग पे ओवर द पास्ट ईयर। इनफैक्ट आरबीआई ने इंक्रीज किया है रिस्क वेटिंग्स ऑन सर्टेन काइंड ऑफ कंज्यूमर लेंडिंग फ्रॉम बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अच्छा, ये लाइन क्या कह रहा है कि फोकस है रिटेल लेंडिंग पे। रिटेल लेंडिंग कौन है? जो बैंक हम लोगों को पैसा दे रही है, हम लोग रिटेल नॉर्मल आदमी को, एक कॉमन आदमी को जो बैंक पैसा देती है वो रिटेल लेंडिंग का पार्ट होता है, ठीक है? तो एक साल में अगर आप देखोगे ना, आरबीआई ने क्या किया कि यहाँ पे रिस्क वेटिंग्स बढ़ा दिए सर्टेन काइंड ऑफ कंज्यूमर लेंडिंग में। रिस्क वेटिंग बढ़ा दी है बैंक्स के लिए। अच्छा, रिस्क वेटिंग बढ़ाने से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कि रिस्क वेटिंग से ये होगा कि जो पैसा ऑन एन एवरेज लेट्स से ₹100 अगर बैंक के पास, उसमें से पहले वो ₹50 लेंड कर सकती थी, ठीक है? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, मे बी थोड़ा ये डिफरेंट हो अगर आप प्रोफेशनली देखोगे, बट ऐसे ही समझो। रिस्क वेटेज था पहले लेट्स से 1, और फॉर एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट आप ये था कि ₹100 में से आप ₹50 लेंड कर सकते हो। लेकिन रिस्क वेटेज अगर बढ़ जाता है, लेट्स से 2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल डबल कर दिया, तो यहाँ से आप ₹100 ना आपके पास, आप सिर्फ ₹25 ही लोन पे दे पाओगे किसी को। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि ये ना इस पैसे के आने के चांसेस थोड़े कम हैं, तो इसका रिस्क वेट ज़्यादा है। तो पहले 1 था, अब 2 हो गया, तो पहले आप ₹50 लोन दे सकते थे 100 में से, अब इनको सिर्फ आप 25 दे सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट में पैसा कैसे कम हो जाता है। पैसा मार्केट से लिक्विडिटी को थोड़ा कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अभी यहाँ पे आप कह सकते हो जब रिस्क वेटिंग भी बढ़ती है ना चीज़ों में, तो थोड़ा-सा ब काइंड ऑफ आप देखिए मार्केट में पैसा का जो सप्लाई है वो कहीं न कहीं थोड़ा कम हो जाता है।
तो ये स्पेसिफिकली बात हो रही थी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की। अब आरबीआई ऐसा नहीं है कि मार्केट से पैसा पुल करना चाह रहा था, बट एनबीएफसीज़ थोड़ा-सा रेकलेसली लेंड करते हैं, ठीक है? बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। आप में से किसी ने अगर एनबीएफसी से लोन लिया है, आपको पता होगा अगर आप कभी पता भी करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रहता है इनका लोन का। तो लोग ना डेट ट्रैप में फँस जाते हैं, क्योंकि एक तो ये उन लोगों को लोन दे रहा है जिनको बैंक्स नहीं लोन दे रहे हैं, ये भी बहुत ऐसा होता है एंड उसके अलावा ये वो लोग हैं जिनको पैसे की बहुत दिक्कत है। तभी वो बैंक उन्हें लोन और बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा है। आप लोन दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। पैसे उनके पास ऑलरेडी नहीं है और आप उनसे और ज़्यादा जब हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हो इस चीज़ के लिए, तो क्या होता है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग डेट ट्रैप में चले जाते हैं। तो एनबीएफसीज़ के साथ ये देखने को काफ़ी मिला है। जो जीएनपी है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स के लिए। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं लेता बैंक आपसे। जैसे क्रेडिट कार्ड पे यूजुअली आप देखोगे ना कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। हालाँकि कुछ लोग एफडी पे भी अभी क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे पर्सनल लोन्स हैं। ये सारी चीज़ों पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये थोड़ा हाई रहा है 1.7% रहा है। स्लिपेजेस भी इस सेगमेंट में डोमिनेट कर रहे हैं, जो फ्रेश क्रिएशन है एनपीएस का और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ना, इनका जीएनपीए ज़्यादा है, रिटेल पोर्टफोलियो में 2.7% है। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? एज़ पर एनबीएफसीज़ की अगर बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, इनका पोज़ीशंस एक्चुअली इनकी पोज़ीशंस हेल्दी हैं। येस, बैंक बोरिंग में ग्रोथ है, इनकी लायबिलिटीज़ जो है वो डिक्लाइन हुई है, जिसे वेलकम करना चाहिए। एनबीएफसीज़ ने अपना जो फॉरेन बोरोइंग है ना वो बढ़ाया है, जिसकी वज़ह से यहाँ पे करेंसी मूवमेंट्स की जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, रियल पॉसिबिलिटी है यहाँ पे प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि आप ₹100 अगर डॉलर्स में ले रहे हो बाहर से और अगर रुपया ही गिर के 150 के बराबर हो गया डॉलर के, तो आपका लोन 50% ऐसे ही बढ़ जाता है, राइट? अब इतना ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा, हम बिल्कुल मान के चलते हैं। लेकिन रुपया क्योंकि अभी इस महीने काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, तो इन लोगों को तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। तो कहीं न कहीं करेंसी रिस्क को ये मैनेज कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता हूँ ये करेंसी रिस्क को नहीं मैनेज कर रहे होंगे, इन्होंने पहले ही फैक्टर इन किया होगा। बट आप ये देखिए ना कि रुपया साल में बिल्कुल ईयर लो पे क्लोज़ हुआ है, बिल्कुल बॉटम पे। तो कहीं न कहीं ये भी एक रिस्क काफ़ी बन जाता है इनके लिए। तो जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स है ना, ये स्टेबल है। रिस्क 2025 में क्या आ सकता है, अदर सोर्सेज़ से आएगा। जैसे कि जीडीपी 5.4% हो गया था सेकंड क्वार्टर में, बट वी नो कि अभी देखो कोर सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ आई है। ये 6.5 के 7 तक तो रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जितने भी इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कहूँगा। ये एक्सपेक्टेड है कि रिवाइव होगा सेकंड हाफ में ऑफ द ईयर एंड और एफर्ट्स ज़र हमें चाहिए होंगे कि हम सस्टेन कर पाएँ हाई ग्रोथ ओवर द मीडियम टर्म। जो इन्फ्लेशन रेट है बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट होगा कमिंग मंथ्स में। लेकिन जो एक्सटेंट है टू व्हिच द मॉनेटरी पॉलिसी कैन सपोर्ट ग्रोथ, ये हमें देखना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी किस एक्सटेंट तक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। ब्याज दर को घटा देना बेसिकली, अगर आप लेट्स से ब्याज दर अभी हमारे घट जाते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट तुरंत तो नहीं आएगा इकोनॉमी में। हो सकता है स्टॉक मार्केट तुरंत बढ़ जाए। येस, स्टॉक मार्केट कभी भी कैसे भी रिएक्ट करता है। लेकिन इकोनॉमी में तुरंत इससे नहीं, तुरंत कंपनी की बैलेंस शीट्स नहीं इंप्रूव हो जाएँगी एकदम से, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगेगा। येस, कॉस्ट तुरंत कम हो जाएँगे, कई सारे बैंक्स कंपनीज़ क्या करेंगी लोन्स को रीनेगोशिएट कर लेंगी लोअर प्राइसेज़ पे, तो इससे बेनिफिट होगा। जैसे आप बोलते हो अडानी ग्रुप के ऊपर इतना बड़ा लोन है, 10 लाख करोड़ पता नहीं कितने लाख करोड़ का, तो भाई अगर 1% भी ब्याज दर घट गया, तो हमारे जो टोटल बिज़नेस हाउसेज़ हैं, एक बार आप चेक कीजिए उनके ऊपर कितना लोन है और कितना बेनिफिट होगा उन्हें और फिर वो और लोन भी लेंगे और नई फैक्ट्रीज़ खोलेंगे, नई कंपनीज़ आएँगी, ठीक है? तो यूएस फेडरल रिजर्व ने रिवाइज़ किया है अपना प्रोजेक्शन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कट के लिए। यूएस फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, उसने क्या किया, इस बार थोड़ा-सा झटका दिया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हाई यूएस इंटरेस्ट रेट है ना अभी सॉरी जो मैं कहूँगा इंटरेस्ट रेट कट्स है ना अभी, आप वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। हम डेटा देखेंगे, हमें लगता है आगे इन्फ्लेशन ना काबू से बाहर हो सकता है। तो वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कहा कि इस साल आप एक ही रेट कट एक्सपेक्ट करो, 25 बेसिस पॉइंट्स का, 0.25% का एंड इसी के साथ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने भी काफ़ी खराब रिएक्शन दिया एंड बात सही है उनकी भी कि काफ़ी आगे अनसर्टेनिटीज़ हैं डोनाल्ड ट्रम्प के आने के पहले तो स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे रिलेटिवली जो हाई यूएस इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे कैपिटल। डॉलर और मजबूत होने वाला है पहले से, देखिए एंड इससे दूसरे करेंसीज़ जो हैं, उस पे प्रेशर ज़रूर आएगा, पर्टिकुलरली जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज़ हैं क्योंकि अगर यूएस में अगर आप देखेंगे कि रिस्क फ्री रिटर्न ये बढ़ता रहेगा, तो कोई इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्क वाली जगह पे पैसा नहीं लगाएगा। वो कहेगा जब रिस्क फ्री रिटर्न इतना अच्छा है तो मैं रिस्क वाली जगह पे इतना पैसा क्यों लगाऊँ? तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर स हो सकता है सब्सटैंशियली अगर प्रेज़िडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प पर्स्यू करते हैं अपनी स्टेटेड पॉलिसीज़ जो उन्होंने बोला अगर उन्होंने किया, तब तो आप भगवान का नाम लीजिए और बिल्कुल
मैं कहूँगा आँख बंद कर लीजिए जैसे आप मेबी बंजी जंपिंग के टाइम पे करते हैं या जब आपको लगता है एक्सीडेंट होने वाला है तो लोग आँख बंद कर लेते हैं, वैसा ही रहेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज़ भी हैं उनकी कई सारी। तो वी हैव टू रियली सी कि उन्होंने जो बोला है उनमें से क्या-क्या वो पिक करके इम्प्लीमेंट करते हैं किस तरीके से। रुपी रिलेटिवली बहुत स्टेबल रहा है। येस, हमने कई बार ये डिस्कस किया कि रुपया बाकी करेंसीज़ के अगेंस्ट काफ़ी सही अभी है, टिका हुआ है मैं कहूँगा। लेकिन जो दूसरा एक बड़ा इश्यू है ग्लोबल इकोनॉमी का वो हमें डील करना होगा। एफएसआर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसने हाइलाइट किया कि ग्लोबल पब्लिक डेट ये $100 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएगा। इवन यूएस डेट अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा मतलब डेट इंडिया का डेट मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखो आप। सॉरी परसेंटेज ऑफ जीडीपी कि अगर आपका जीडीपी जो है, उसका कितना परसेंट आपका उसके अगेंस्ट कितना परसेंट आपके ऊपर डेट है। तो यूएस वगैरह तो बहुत ही आगे चल चुका है, चाइना को आप देखो कितना ज़्यादा इनके ऊपर डेट रहता है। तो इंडिया यहाँ पे मैं बोलूँगा डेट का इश्यू तो इंडिया में नहीं है, स्पेसिफिकली कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी सही से हम लोग मैनेज कर पाए हैं क्योंकि कोविड के समय पे ही हमें सबसे ज़्यादा डेट की ज़रूरत पड़ी थी। तो कंट्री भी एक घर की तरह है, जब कोविड जैसी सिचुएशन आई, तो हमें भी कहीं से उधार लेना पड़ा। जैसे पर्सनली कोविड में अगर हमारी सिचुएशन खराब हुई तो हमें भी कहीं से उधार लेना पड़ता, राइट? तो कंट्री को भी ऐसे ही देखना पड़ता है हर चीज़। तो ग्लोबल डेट जो है प्राइमरीली ड्रिवन है बाय 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़, जहाँ पे पोटेंशियल रिस्क है टू द स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन पॉलिसी मेकर्स जब इंटरवेंशंस करते हैं तो ये पुश करना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को और इन्हें ऐसे रिस्क्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। Near resolution, cut business cost, fix systems, focus on trade and boost federalism. यहाँ पे with a new year upon us, इंडिया सेकंड कंसर्टेड अटेम्प्ट कर रहा है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ना रिड्यूस करना चाहता है, सीओडीबी इसको हम आगे यूज करेंगे द टर्मिनोलॉजी। तो नीति आयोग प्लान कर रहा है कि हम एक स्टडी कंडक्ट करें इशू पर और जो ओरिजिनल वर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जो पिच फॉग्ड है इंडिया में इनटू द टॉप 100 into the World Bank's business friendliness ranking. So हम लोग बर्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम एटलीस्ट टॉप 100 में आए वर्ल्ड बैंक के बिजनेस फ्रेंडलीनेस रैंकिंग्स में। तो अगर आप देखेंगे सेकंड एंड डीपर थ्रस्ट जो हमें टॉप 50 में ला सकता है वो ये होता है जब एक बैंक रिन्यू करता है अपना डिसकंटिन्यूड सर्वे। इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में, तो ये लैंड, लेबर, यूटिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा। स्पेसिफिकली आप देखो इंडिया में कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन बड़ा टफ है, सालों लग जाते हैं लैंड एक्वायर करने में। लेबर लॉज़ कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल होना चाहिए, यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए। मैं कहूँगा सेंट्रल लेबर लॉज़ जैसे रहते हैं प्रॉपर, वो रहने चाहिए। यूटिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेशन एक प्रॉब्लम है मैं कहूँगा और बाकी चीज़ें अपने आप खुद सॉल्व हो जाएँगी अगर ये हो गए तो। जो लास्ट आइटम है इस लिस्ट पे वो है लो हैंगिंग फ्रूट एंड जीओआई करेक्ट है इन सीकिंग कंटीन्यूअस रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक कर रही है कंटीन्यूअस रिडक्शन कंप्लायंस बर्डन में और जो दूसरे एरियाज़ है जहाँ पे हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए होगा टू लोअर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो इंडिया का जो राइज़ है थ्रू रैंकिंग्स ये रिलेटिवली रिलेटिव डेवलपमेंट है। येस, अगर आप पहले से देखोगे तो काफ़ी हम ऊपर जा चुके हैं बिज़नेस फ्रेंडलीनेस में अगर आप रैंकिंग्स चेक करोगे तो। तो हमें एक तो चाइनीज़ एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा डिटेरियोरेशन आया है, उससे बेनिफिट मिलेगा एंड वियतनाम वगैरह में बहुत बढ़िया गेन आ रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं इतना। जो बेंचमार्क है वो नेसेसरली वो होंगी कंट्रीज़ जो इंडिया से बेटर कर रही हैं ऑफ कोर्स, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स को एक कॉम्पिटिशन ऑफर कर सकती है इंडिया के अगेंस्ट। जो रैंकिंग मेथोडोलॉजी है वो यूज़ करता है पर कैपिटा इनकम टू नॉर्मलाइज़ स्कोर्स। तो ये क्या है कि यहाँ पे इंडिया को रिड्यूस करना होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस। कॉस्ट चाहे कंप्लायंस का हो, रेगुलेशन का हो, लॉज़ चाहे जितनी भी चीज़ें हो। और क्रिटिकली इट बॉइल्स डाउन टू लोअरिंग टर्न अराउंड टाइम फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो हमें टर्न अराउंड टाइम को भी कम करना होगा ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस गवर्नमेंट इंटरफेस जो है इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा एंड थोड़ा सा डिलेड बनाना होगा। इंडिया को काम करना है अराउंड इट्स हैंडीकैप ऑफ नॉट बीइंग पार्ट ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। इंडिया के साथ राइटर का ये कहना है कि एक प्रॉब्लम है कि हम रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में नहीं है। जैसे अभी हम लोग आरसीईपी के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि हमें कुछ ना कुछ जो हमारे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ये जॉइन करने होंगे, जिससे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को यूनिफ़ाई कर पाएँ विदिन देम। और जो हमारा एफर्ट है, इसे बियॉन्ड टैरिफ पॉलिसी जाना होगा इनटू ट्रेड फैसिलिटेशन और जो सस्टेनेबिलिटी है, उसे फैक्टर इन करना होगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में। जैसे कि कोई जियोपॉलिटिकल कंट्री रिस्क हम लोग करते हैं। तो बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ फ्रैगमेंटिंग ट्रेड रिक्वायर्स
एन अकोमोडेटिव पॉलिसी। तो अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब क्या होगा? ऐसी पॉलिसी जो बिज़नेस को अकोमोडेट करे, हेल्प करे, वेलकम करे। जो इम्प्रूव करना चाहते हैं अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, तो ये एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट है। अगर इंडियन टेम्पलेट रेडी होगा, तो स्टेट जो है उन्हें भी लाया जाएगा इस बोर्ड पर एंड इम्प्लीमेंट किया जाएगा विगरसली। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स भी इम्प्रूव करने होंगे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, हार्मोनाइज़ेशन होना चाहिए, तभी ये चीज़ें हम बड़े स्केल पे कर पाएँगे इंडिया लेवल पे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। कॉर्पोरेट इंडिया बेट्स ऑन डिमांड रिकवरी इन 2025। कॉर्पोरेट इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है एक रीबाउंड। यस, कॉर्पोरेट इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा और जो डिमांड है नए साल में वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे एक सर्वे किया गया बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा जहाँ पे 50 चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स आप कहेंगे इनका इंटरव्यू लिया गया और ये पता चला कि 80% बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को जो है ग्रेटर टैक्स इंसेंटिव्स देने चाहिए टू कॉमन पर्सन टू बूस्ट कंजम्पशन। 2024 में हाई इंटरेस्ट रेट्स एक परेशानी रहे हमारे लिए। इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फूड इन्फ्लेशन ने तो स्पेसिफिकली इसका नाम सुन-सुन के हम थक चुके हैं एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है इन्होंने कंजम्पशन को भी, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। रूरल डिमांड अगर मैं बोलूँ तो ये रिकवरी के साइंस दिखा रहा है। इन द लैटर पार्ट ऑफ ईयर 68% ऑफ द सीईओज़ जो 68% सीईओज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और बेटर होगा 2025 में। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स मतलब 2 कंट्रीज़ और 3 कंट्रीज़ के बीच में जो टेंशन्स हैं, इससे ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट होता है, येस होता है। हमारे तो ऑयल के जो प्राइसेज़ हैं, यही बिल्कुल आसमान पे पहुँच जाते हैं। तो सीईओ जो है अभी भी एप्रीहेंसिव है, थोड़ा-सा डरे हुए हैं कि एक्सट्रीम ट्रेड मेजर्स एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ना ले ले आने के बाद क्योंकि जनवरी में ही वो प्रेसिडेंसी सँभालने वाले हैं। और जो ऑप्टिमिज्म है ये प्रिवेल कर रहा है रिगार्डिंग डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट एंड ब्रॉडर इकोनॉमी। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट और ब्रॉडर इकोनॉमी में से बेटर एक्सपेक्टेशंस है। सीईओज़ फोresee करें इम्प्रूव्ड इंडिया यूएस रिलेशंस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअली एंड यहाँ पे जो राइजिंग इंपोर्ट्स हैं चाइना से एंड वॉलेटिलिटी जो वॉर इन इज़राइल एंड यूक्रेन से आ रही है, ये एक प्रेसिंग चैलेंज भी रहने वाला है हमारे लिए। तो जियोपॉलिटिकल चीज़ें ही हमें परेशान करेंगी जो बहुत एक्सपेक्टेड है। जैसे कि चाइना अब मैं कहूँगा चाइना नहीं रशिया यूक्रेन वॉर, इसके बाद आता है हमारा गाज़ा, इज़राइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है? ईरान इन्वॉल्व्ड है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें परेशान करेंगी। ट्रम्प के आने के बाद जो अनसर्टेनिटी रहने वाली है, वो ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस है कि रिलेशंस पहले से बेटर होंगे। तो यहाँ पे लेट्स सी एक्सपेक्टेशन सबके हैं बट अगर आप 2024 का भी 1 जनवरी का आप देखोगे तो काफ़ी अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस थे, अलग-अलग फ़ियर थे। कई लोगों के फ़ियर मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसे थे कि वो बिल्कुल हुआ नहीं जो उन्होंने सोचा था बट बहुत सारे ऑप्टिमिस्ट लोग थे, वो भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा गलत हुए। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड हैप्पी न्यू ईयर वन्स अगेन आप सबको मेरी तरफ से एंड पूरे स्टॉक बॉक्स की टीम की तरफ से। थैंक यू।